नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई कशमकश कहानी में। वैसे तो दोस्तों हमारे समाज में दहेज प्रथा लेना कानूनन अपराध है, लेकिन सामाजिक विचारधाराओं के लोग पुरानी परंपराओं को जोड़कर बढ़ावा देते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी उसी बेटी की है जो इस पुरानी परंपराओं को निभाते निभाते उसे अपनी जान देनी पड़ी। सास ससुर जेठ जेठानी मौत से पहले उस बेटी ने अपने मायके घर वालों को मम्मी पापा को फ़ोन किया था कि मम्मी पापा मैं बहुत इस समय मुश्किल में हूँ, आप लोग मुझे कल सुबह तक लेकर चले आइए। क्योंकि बेटी ने रात में फ़ोन किया था और उसकी अपनी सारी कहानी अपने मम्मी और पापा को बताती है, तो उसके मम्मी पापा इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देते हैं कि बेटी आप जो है घबराइए मत, मैं जो है कल सुबह या दोपहर तक आपको आऊँगा और साथ लेकर चले जाऊँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस बेटी की माता पिता उसके उसके ससुराल जब पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी उसी बेटी की है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें, जिससे कि पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ सके। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बाराबंकी, और बाराबंकी का एक गाँव लगता है पानदरीबा, और पानदरीबा का एक थाना लगता है कोतवाली। और दोस्तों जो सारी घटनाएं हुई हैं यह पानदरीबा गांव में ही ये घटी हैं। दोस्तों उस समय दोपहर के 12 बज रहे होते हैं और पिता विशाल अपनी बेटी की तैयारी बड़ी धूमधाम से ही कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों जो सुनीता थी इन विशाल की इकलौती बेटी थी, और जो है ये लोग मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी में कोई कमी रह जाए। एक एक सामान को हूबहू ये जो है एक एक सामान को जुटाते रहें, और यहाँ तक कि अपनी कमाई का पैसा जो उन्होंने कमाया था इसके अलावा ये जो है कुछ पैसे भी अन्य लोगों से उधार लिए थे, ताकि हमारी बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए। इधर दोस्तों सुनीता की जो माँ थी उर्मिला, वह भी चाहती थी हमारी की बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए। फिर दोस्तों 5 मई 2021 का दिन आता है। सुनीता की शादी जिस लड़के से तय की गई थी उस लड़के का नाम था सौरव। दोस्तों इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है, और शादी बड़ी धूमधाम से होती है। और सौरव या सुनीता की शादी जो बड़ी धूमधाम से हो रही थी, इन शादी से लड़की वाले भी और लड़के वाले भी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। और दोस्तों सुनीता और सौरव शादी करके ये दोनों घर आते हैं, और घर पहुंचते ही बहुत ही खुशी के मारे ये दोनों बहुत ही झूम चुके थे, खुशी के मारे बहुत खुश थे। दोस्तों ये दोनों शादी करके घर पहुंचते हैं। अब यहाँ दोस्तों सोचने वाली बात ये होती है कि जो सौरव होता है उसकी ये दूसरी शादी थी, और जो इसकी पहली पत्नी थी इसकी पहली पत्नी से तलाक हो गई थी। और यहाँ जो सौरव था, सौरव का एक भाई था, एक बड़ा भाई था, उस भाई का नाम था विनय, जो कि एक अन्य प्रदेश में वो सरकारी नौकरी करता था, और जब उसे छुट्टी मिलता था तो वह अपने घर पर आता था। लेकिन शादी के इस मौके पर वो भी जो है घर पर रहता है। और इसकी जो पत्नी थी, विनय का जो पत्नी थी, उस विनय के पत्नी का नाम ऋचा था, जो कि गांव में ही वह रहती थी, और जो इसका पति था वह बाहर प्रदेश में रहकर एक सरकारी जॉब करता था। दोस्तों सौरव के जो पिता होते हैं उनके पिता का नाम था सत्येंद्र कुमार, जो इनकी माता थी इनकी माता का नाम नंदिनी था। दोस्तों जो गाँव के सभी लोग होते हैं गाँव के एक ही घर में रहते थे, और इन दोनों की जो फैमिली थी काफ़ी जॉइंट फैमिली थी, और इन दोनों को जो विचारधारा था एक दूसरे से मिला करता था। दोस्तों जैसे ही सौरभ शादी करके अपने घर आते हैं तो उनके अंदर तो पहले से खुशी होती है, और साथ ही साथ जो दहेज में सामान पाए हुए थे उस सामान को एक एक अपने बेडरूम में काफ़ी अच्छे ढंग से वह उसे सजा रहे थे, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। इधर जो पत्नी थी और सौरभ को देखकर काफ़ी वह भी बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। और दोस्तों इसके बाद सौरव अपनी पत्नी के साथ लगातार 3 से 4 दिन तक वह संबंध बनाता है, और उसे कोई काम करने नहीं देता था, सिर्फ उससे प्यार करता था, प्यार भरी बातें करता था, और जो है उससे दिन रात बस खाली उससे संबंध ही बना रहा था। और इसके बाद जो इसकी घर की जो कामें थीं, जो घर की समस्याएं थी, इसकी जो बड़ी भाभी थी जो जिसका नाम ऋचा था, वही जो है घर की देखरेख करती थी, और जो कुछ भी घर का काम होता था सौरव की माँ जिसका नाम नंदिनी था वह जो है पूरी तरह संभालती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ जो सुनीता की खुशी थी यह बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। दोस्तों इसके बाद 1 सप्ताह का जैसे ही समय बीतता है तो जो घर का सारा काम होता है
जो इसकी पत्नी थी सुनीता, इसको देखना पड़ जाता है। घर के जो सारे काम काज होते हैं, खाना बनाना, कपड़ा साफ करना और तमाम जैसी समस्याएं थी, जो भी कुछ था, ये जो सुनीता को करना ही पड़ता था। और जो सुनीता थी, यह घर की जो सारी काम होती थी बहुत ज़्यादा करती थी, और इसे काम करते करते रात हो जाती थी, और रात होते होते सुबह हो जाती थी। इसलिए यह जल्दी नहीं सो पाती थी, रात को लेट सोती थी और सुबह इसको जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि इसे घर के कुछ काम काज को भी देखना पड़ता था। और देखते देखते जो इसकी भाभी थी, जो इसकी जेठानी थी रीचा, इन्होंने भी अपना काम करना छोड़ दिया। अब जो सुनीता थी, इसके ऊपर डबल मेहनत करना पड़ रहा था, क्योंकि पहले तो जेठानी जब साथ रहती थी तो कुछ इसको मदद मिल जाता था, लेकिन जैसे ही जेठानी ने अपना साथ छोड़ दिया तो इसे मदद मिलना भी संभव नहीं हो पाया। इसके बाद जेठानी का जो कमरा होता था उसको भी ये साफ करती थी, जेठानी की जो कपड़े थे इस्त्री करती थी, और जेठानी की जितने भी कुल कपड़े थे, जितने भी उसके कमरे थे, इधर सौरभ के कमरे थे, इसके पिता के कमरे थे, इसके माँ के जो कपड़े थे, तमाम जो खाना पीना होता था, इसे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता था। और इतना ज़्यादा इसका वर्क करना पड़ रहा था कि इसके जो चेहरे के रंग होते हैं, बिल्कुल जो है ये उतर रहा था। और यह जो अपनी मजबूर होकर अपने माता पिता को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि इसके जो पिता थे बहुत ही पैसा कर्ज लेकर जो शादी किए थे, और जो है अपने पिता से ये सारी बातें को बताना नहीं चाहती हैं। लेकिन जो बेटी जो इसकी सुनीता होती है, और हिम्मत जुटाती है, और हिम्मत जुटाने के बाद अपने पति सौरभ से सारी बातें बताती है कि जेठानी जो है ये काम नहीं करती हैं, सारा काम मुझे करना पड़ता है, रात को लेट सोती हूँ, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यहाँ तक कि अपना काम भी नहीं कर पाती हैं, घर की जितने भी काम होता है मुझे ही सब करना पड़ता है। तो जो सौरभ होता है अपने घर वालों, अपनी भाभी की पचगिरी लेता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, शादी के बाद सब लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है। तभी दोस्तों जो विनय का भाई होता है वह जो है अपनी सरकारी छुट्टी लेकर अपने गाँव पहुँच जाता है। और दोस्तों यह जो सौरभ होता है यह गाँव में ही रहता था, और गाँव में रहने के बाद ये जो है गांव की जो खेती बाड़ी होती थी यही देख रेख करता था, और घर में जो भी खर्च चलाता था इसका बड़ा भाई ही चलाता था। जैसे ही इसको बड़े भाई की जो सरकारी छुट्टी मिलती है, तो जैसे ही अपने गांव में पहुंचता है तो अपने पत्नी रीचा के लिए और अपनी भाई विनय के लिए, अपने माता पिता के लिए, सुनीता के लिए कुछ चीज़ें खरीद कर यह लाया था। दोस्तों उसके आने के बाद परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं और सभी एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन सुनीता को उससे मिलने का, उससे बात करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उसके आने के बाद इसकी जो मेहनत होती है काफ़ी जो है डबल पड़ जाती है। अब सुनीता जो रात के 9-10 बजे सो पाती थी, लेकिन उसे जो है रात को कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे ही सोना पड़ता था। घर का सारा जो लोड था सिर्फ सुनीता के ऊपर ही था। इधर जो सौरभ का बड़ा भाई विनय था, यह सुनीता के ऊपर काफ़ी गंदी निगाह रखता था। ये शादी के दिन ही गंदी निगाह रखना शुरू कर दिया था, लेकिन जो है कुछ वक्त का इंतजार कर रहा था। मौका पाकर जो सुनीता को कभी गंदे गंदे इशारे करता था, कभी गंदी गंदी बातें करता था, कभी कभी उसे छेड़ता था। जब एक बार इसे बहुत ज़्यादा छेड़ रहा था, तो जब इसका इन्होंने विरोध किया तो इसे नोटों की गड्डी थीमा देता है। और तभी जो सुनीता होती है गुस्सा कर इसे पीछे से ढकेल देती हैं, जिसे ये गिर जाता है, इसे उंगलियों में काफ़ी चोट आ जाती है। और जब इसे चोट आ जाती है तो जो सुनीता होती हैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से वह बताती हैं कि ये जो बड़ा भाई है, जो बड़ा जेठ है, ये हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, मुझे प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन सौरभ जो होता है और सौरभ के जो माता पिता होते हैं सुनीता की एक नहीं सुनते हैं, और जो इसका बड़ा भाई विनय होता है इसको कुछ कहते नहीं हैं। दोस्तों इसके बाद कुछ दिन का समय बीतता है। जो इसका बड़ा भाई विनय होता है और छोटा भाई जो सौरभ होता है, ये लोग एक साहूकार की ज़मीन को देखने के लिए रोड के किनारे जाते हैं, और जाने के बाद ये लोग साहूकार से मोल भाव करते हैं, क्योंकि जो सौरभ था इसकी किसानी से जो है खेती बाड़ी करके इसका परिवार का भरण पोषण नहीं चल पाता था। इसीलिए ये दोनों साहूकार के पास जाते हैं और ज़मीन को तय करते हैं, और तय करने के बाद उस पर एक पेट्रोल पंप खोलना चाहते थे। ये लोग घर आते हैं, घर आने के बाद पैसे जुटाते हैं, लेकिन कुछ पैसे जो होते हैं वह कम पड़ रहे होते हैं। इसीलिए जो विनय होता है वो विनय होता है अपने भाई सौरभ को कहता है कि अपनी पत्नी को जाकर टॉर्चर करो और उससे पैसे मांगकर उसके घर वालों से मुझे लाकर दो। तो जो सौरभ होता है अपनी पत्नी को जाकर टॉर्चर करता है, वह कहता है कि तुम अपने मायके फ़ोन लगाकर मुझे
पैसे की जो है जितने पैसे कम पड़ रहे हैं उतने पैसे का तुम इंतजाम करो। इसके बाद जो सुनीता होती है वह कहती है कि मैं हमारे पिताजी इतने पैसे लेकर कर्ज में तो ऐसे शादी किए हैं, आप उन्हें इतने कर्ज में क्यों डालना चाहते हो? हमारे पिता के पास कोई पैसा नहीं है और हमारे पिता जो हैं आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। इतने बात सुनने के बाद जो सौरभ होता है अपनी पत्नी को इतना मारता है, इतना प्रताड़ित करता है कि कहने वाली कुछ उस पर बात ही नहीं होती है और उसे मारने के बाद एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो तुम्हारा अंजाम और भी बहुत बुरा होगा। और बाहर के पड़ोसियों को जो इसका जो घर था बहुत ही सामान्य लग रहा था, कोई बातें बाहर सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए जो पड़ोसी होते हैं उन्हें लग रहा था कि जो सारा मैटर है काफ़ी बढ़िया चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके बाद जब इसका पति सौरभ जी सुनीता को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर इतना टॉर्चर कर दिया था कि वह अपनी हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटाने के बाद शाम को अपने पापा विशाल को फ़ोन लगाती है। वह कहती है पिताजी ये लोग मुझे बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं और मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे कमरे में बंद कर दिए हैं, मैं सही से रह नहीं पा रही हूँ और सही से मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ। इसीलिए वह कहती है कि मुझे आप आइए, मुझे यहाँ हाँ आप इसीलिए सुबह आइए और मुझे लिवा कर तुरंत यहाँ से जाइए। इसके बाद जो विशाल होते हैं उसे ढांढस बताते हैं बेटी आप शांत रहो, आपके साथ कुछ नहीं होगा, मैं सुबह ही पास आता हूँ और आपको फ़ौरन लिवा कर यहाँ से चला जाता हूँ। इसके बाद इसके पिता जो है अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन जैसी ये तभी फ़ोन पर बात कर रही होती है तो इसकी जो जेठानी होती है ऋचा, इसकी बात को सुन लेती है। जब इसकी बात को सुन लेती है तो इसे एक लात पीछे से मारती है और वो क्या होती है कमरे में गिर जाती है और जैसे ही वो पीठ के बगल कमरे में गिरती है इसकी बात को घसीटते हुए कमरे में लेकर चली जाती है और लाने के बाद इसे बहुत बुरी तरीके से बहुत मारती है, बहुत प्रताड़ित करती है और सभी लोग इसे मारते पीटते हैं। इसके बाद सभी लोग कुछ काम से, जरूरी काम से, कोई बाजार चला जाता है, कोई दुकान चला जाता है, कोई कुछ काम करने चला जाता है और उसे एक कमरे में बंद किए रहते हैं। इसके बाद जो है एक लेटर पत्र लेती है, लेटर पत्र पर अपनी कुछ जो है जो इसके साथ हुआ था वो कांड इस पर लिखती है और लिखने बाद अपने आप को यह फांसी लगा लेती है। इसके बाद जैसे सभी लोग कुछ जरूरी काम काज कर जैसे वो आते हैं तो जो इसकी जेठानी होती है कमरा खोलती है, लेकिन अंदर जो कमरा था वह लॉक था और बाहर से तो उन्होंने लॉक किया ही था। इसके बाद जैसी कमरे को खोलते हैं तो पता चलता है, देखते हैं जो इसकी बहू है, जो इस सौरभ की पत्नी है, फांसी लगाकर वह मर चुकी है। इसके बाद सभी लोग रोने धोने का नाटक करते हैं और ताकि कोई लगे जो है अपने आप फांसी लगाई है। इसके बाद जैसे ही विशाल पहुंचते हैं अपनी बेटी को मरा देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। इधर जो इसकी माँ उर्मिला होती है, इधर जो इसकी माँ नंदिनी होती, इधर जो इसकी माँ उर्मिला थी, इसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। गाँव देखते देखते जो वाक़ था सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ यह वायरल हो रहा था और इसके बाद गाँव के सभी लोग जुट जाते हैं। देखते ही देखते काफ़ी संख्या में उस गाँव में भीड़ हो जाती है और जो है क्योंकि दोस्तों उस समय दोपहर का वक्त होता है, गर्मी का मौसम था, काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद गांव के ग्राम प्रधान भी वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं। इसके बाद जैसी इसको सूचना मिलती है कि उस गांव में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भारी भरकम भीड़ है, तो इसलिए जो पुलिस होती है अपने बड़े अफसर सीओ एसओ को फ़ोन लगाती है कि सर यहाँ पर ऐसी ऐसी मामलाएं हो गई हैं, मैं इस मामलों को देख नहीं पाऊँगा, मुझे अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर भेजा जाए। इसके बाद सीओ एसपी जो जितने भी अधिकारी होते हैं, आला अफसर, सभी उस गांव में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के साथ साथ वहां पर फॉरेंसिक लैब की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, सभी प्रकार जो टीमें होती हैं वहां पर पहुंच जाती हैं और पहुंचने के बाद एक एक की जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद सास, ससुर, जेठ, जेठानी को सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। फिलहाल अभी जो जो मामला है अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी कोई जो निष्पक्ष जाँच है अभी सामने नहीं आया है। दोस्तों इस तरह की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको मिल सके। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, हमारा उद्देश्य किसी को आहत नहीं पहुंचाना है, बल्कि हमारा काम है समाज में हो रहे अपराधों को आपके प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों हमारी कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।